गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डेट है आज की 31 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में, दैट इज यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी। अब आप पूछोगे ये क्या होता है यूएनआरडब्ल्यूए। देखो, आप लोगों ने ना कई बार डिस्कशन हमने किया है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, राइट। और एक्चुअल में आप जानते होंगे कि 1948 के अंदर ना अरब इजरायली वॉर हमें देखने को मिला। इस वॉर के बाद बहुत सारे पैलेस्टीनियंस ऐसे थे जिनको अपना जो घर छोड़ के जाना पड़ा। लगभग बताया जा रहा है कि 7 लाख पैलेस्टीनियंस ऐसे थे। तो इसके बाद 1950 के अंदर एक एंटिटी बनाई जाती है जिसका नाम है यूएनआरडब्ल्यूए। अब इसका काम क्या था? काम यही था कि जो पैलेस्टीनियंस के द्वारा अलग अलग जगह के ऊपर शेल्टर लिया गया है, जो रिफ्यूजीज वगैरह हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे मदद करी जा पाए। किस तरह की मदद? ये मदद हो सकती है एजुकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, राइट, उनको और जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा पाए। और ये सिर्फ आपका पैलेस्टीन रीजन के अंदर नहीं, आपका जैसे वेस्ट बैंक वाला हिस्सा तो है ही है, गाजा पट्टी वाला भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो जैसे आपके इसराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज है, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, यहाँ पर भी बहुत सारी कंट्रीज में भी यहाँ पर लोग हैं पैलेस्टीनियंस। हालांकि इजिप्ट में भी हैं, बट मेजरली ये बाकी जगह पे ऊपर ज़्यादा काम करता है। यूएनआरडब्ल्यू यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इसराइल की पार्लियामेंट ने ना एक लॉ पास किया, बेसिकली 2 बिल्स पास किए, जिसके माध्यम से उन्होंने ना यूएनआरडब्ल्यू को बैन कर दिया। अब आप पूछोगे कि क्यों बैन किया गया। देखो, एक्चुअल में ना पिछले कुछ टाइम से ना इस पर्टिकुलर एजेंसी के ऊपर कुछ आरोप लग रहे थे। आरोप ये थे कि जो पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को जो इसराइल के ऊपर अटैक हुआ गाजा वाली साइड से, राइट, वहां पर यूएनआरडब्ल्यूए का भी रोल था, ऐसा इसराइल को लगता है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इस वजह से यूएनआरडब्ल्यूए को यहाँ पर इसराइल की तरह बैन कर दिया गया है। थोड़ा आप और पढ़ना चाहते हो तो आप नोटिस कर पाओगे अलग अलग एरियाज के अंदर ये काम करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लाइवलीहुड हो गया, वो प्रोवाइड करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बात करें दोस्तों इसकी फंडिंग की, तो आप नोटिस कर पाओगे ज़्यादातर जो यूएनआरडब्ल्यू को फंडिंग मिलती है ना, वो वैसे तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से ही मिलती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए इसको फंडिंग देता है, पर थोड़ी बहुत सब्सिडी आपको यहाँ पे यूएन से भी देखने, यूनाइटेड नेशन से भी देखने को मिल जाती है। बट ये जो यूएन की जो फंडिंग होती है ना, वो मेजरली आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए होती है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट वगैरह को कवर करने के लिए होती है। बाकी कामों के लिए यहाँ पे नॉर्मली यूएन की तरफ से फंडिंग नहीं आती। तो ज़्यादातर जो फंडिंग है दैट इज थ्रू वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूएनआरडब्ल्यूए पिछले 1 साल से ही बार बार न्यूज़ में आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दोस्तों दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिवाली का मौका है एंड इसी दिवाली के पर्व के ऊपर हमारी पूरी पीडब्ल्यू ओनली एस की टीम आपको दिवाली विश करती है। एट द सेम टाइम हमारे जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हैं उन सभी के ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा। चाहे आपके 1 ईयर कोर्सेज हैं, 2 ईयर कोर्सेज हैं, 3 ईयर कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इन सभी कोर्सेज का लिंक दे दिया है, वहां पर जाके आप इन कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगला दोस्तों जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या सीआरएस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। अब आप पूछेंगे कि ये मुद्दा क्या है। देखो, आप लोग जैसे संविधान के बारे में जानते होंगे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको 7 शेड्यूल देखने को मिलता है। इस 7 शेड्यूल के अंदर आपकी अलग अलग लिस्ट है, जैसे आपकी यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, उसी तरह से एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट ओपन करोगे ना, जिसके ऊपर यूनियन और स्टेट्स दोनों लॉ बना सकते हैं, उसकी आप नोटिस कीजिएगा एंट्री नंबर 30। एंट्री नंबर 30 बात करती है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ की, ठीक है। अब बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आप लोगों का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, सारी चीज़ें जब किसी की डेथ होती है तब भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस डेथ को रजिस्टर करवाना होता है। अपने आप में ये सिस्टम बड़ा ही ना कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप लोग जानते भी होंगे इस चीज़ के बारे में। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे बनाई है। हमारे होम मिनिस्टर जी ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया इस पर्टिकुलर ऐप को, जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का एक साथ में इंटीग्रेशन हो गया है। अब कुछ भी ऐसे इवेंट होगा, जैसे आपका किसी का बर्थ हुआ, तो आप डायरेक्टली इस ऐप पे जाके बर्थ को रजिस्टर कर सकते हो। किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो डेथ को भी यहाँ पे रजिस्टर किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब होता है जब मान लो कि 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद किसी फीटस की यहाँ पे डेथ हो जाती है ना, तो उसको भी यहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो ये सारा डेटा वगैरह हमारे पास अकॉर्डिंगली आता रहेगा, उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे एंड उसको हम यहाँ पर अलग अलग जगह के ऊपर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे।
क्योंकि देखो हमें अगर पता होगा कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों का बर्थ हुआ है, कहाँ पर हम जो प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये सारा डेटा के माध्यम से तो हम बता पाएंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी इंसान कहीं से भी यहाँ पर अपनी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर ना बर्थ या डेथ को रजिस्टर कर पाएगा। तो अपने आप पे बहुत आसान हो जाएगा रजिस्टर करना, एंड रजिस्ट्रेशन का जो समय होता है वो भी कम हो जाएगा। अब अगर इसकी मैं बात करूं लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क की, तो आप नोटिस कर पाओगे हमारे पास एक एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, जिसको 2023 के अंदर अमेंड भी किया गया था। तो यही जो आपका एक्ट है बेसिकली फोर्स में आया 1970 के अंदर, उसी के माध्यम से सारी चीज़ें चली जा रही हैं, एंड अकॉर्डिंगली अभी रिसेंटली 2023 में भी इसमें अमेंडमेंट देखने को मिला। तो जितने भी बर्थ हैं, जितने भी डेथ्स हैं, जितने भी स्टिल बर्थ हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर रजिस्टर होने कंपलसरी हैं। नॉर्मल जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो 21 दिन होता है, जब भी वो अकर हुआ, मान लो जन्म हुआ किसी का, तो 21 दिनों के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करवाना यहाँ पे मैंडेटरी बन जाता है नॉर्मली, मतलब नॉर्मली ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं आरजीआई, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया। यही पूरे नेशनल लेवल के ऊपर आपके बर्थ, डेथ या स्टिल बर्थ की जो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज होती हैं उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, वो भी अपने इफेक्टिव या एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन इस तरह से डेवलप कर सकती हैं। स्टेट लेवल के ऊपर बात करूं तो वहाँ पर आपको चीफ रजिस्ट्रार और आपको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो इस एक्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। उसी तरह से आपको रजिस्ट्रार्स भी होते हैं जो यहाँ पर इन इवेंट्स को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो आई होप ये जो CRS सिस्टम था ना, जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई, इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पैसेंजर टर्मिनल एंड अ कार्गो गेट एट पेट्रापोल लैंड पोर्ट। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर ना आप नोटिस करोगे, ये है भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर। उसी बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ना आपको एक जगह देखने को मिलेगी पेट्रापोल, यहाँ पे लिखा भी जाता है भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन। ये बेसिकली पेट्रापोल भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमारे होम मिनिस्टर जी ने ना इस पर्टिकुलर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर एक पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पे इनॉग्रेट करी है, प्लस एट द सेम टाइम एक कार्गो गेट जिसका नाम है मैत्री द्वार, उसको इनॉग्रेट किया गया है इस लैंड पोर्ट के ऊपर। तो इसकी लोकेशन तो हमने समझ ली, ये पेट्रापोल जो लोकेशन है ये उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है, वेस्ट बंगाल की। प्लस एट द सेम टाइम भारत और बांग्लादेश के बीच में ना ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं साउथ एशिया के अंदर, तो ये लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया और डेफिनेटली बांग्लादेश के बीच में जो मैत्री द्वार कार्गो गेट है, इसके माध्यम से भी आप एक्सचेंज कर सकते हो चीज़ें, राइट। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, सिटीजन्स के लिए क्रॉसिंग्स हो देखने को मिल जाएंगी, एंड एट द सेम टाइम एक दिन के 20,000 पैसेंजर्स को यहाँ पे हैंडल कर सकता है। एक ही छत के अंदर आपको इमिग्रेशन हो गया, कस्टम, सिक्योरिटी सर्विस, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संबंध, चाहे वो पैसेंजर के बेसिस के ऊपर हो या ट्रेड के बेसिस के ऊपर हो, वो और भी बेहतर होने जा रहे हैं। अब इसी के साथ ना आपको एक अथॉरिटी के बारे में जानना चाहिए, दैट इज लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दरअसल में ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये अथॉरिटी आती है, एंड इसका काम ये रहता है कि कैसे पैसेंजर्स का और गुड्स का मूवमेंट प्रॉपरली हो पाए इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर फॉर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, उसको डेवलप करना, उस फैसिलिटीज़ को मैनेज करना, वो सारा यही देखता है। आपके जो बॉर्डर्स के ऊपर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होते हैं उनको मैनेज करना भी इसी की जिम्मेदारी रहती है। इस अथॉरिटी के अंदर आप नोटिस कर पाओगे एक आपको चेयरपर्सन देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिनका कि जो आपका टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, या जब तक उनकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती। तो ये होता है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें जानने चाहिए थे। अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज PM एक्सपेंड्स आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कवरेज। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने कई बार आप लोगों के साथ ना आयुष्मान भारत के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अब आप लोग जानते होंगे इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है HWC, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से ना जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है उसको टैकल किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास एक योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके माध्यम से आपकी जो सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर होती है ना, उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। अगर मैं इस योजना की बात करूँ तो आप जानते होंगे कि 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का ये कवरेज यहाँ पे देता है। और ये जो कवरेज है ना, ये सबके लिए नहीं है, ये आपका जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से ना जो 2011 का है, उसके बेसिस के ऊपर एक कवरेज दिया जाता है। अभी के लिए लगभग आपकी जो 12 करोड़ परिवार हैं, या लगभग 55 करोड़ लोग जो है ना, ये 12 करोड़ क्या है फैमिलीज, और 55 करोड़ बेसिकली लोग जो उसके अंदर कवर होते हैं, उनको यहाँ पर ये चीज़ मिलती है। ये पर फैमिली होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब उस केस में आप आपके पब्लिक हॉस्पिटल हो गया, या कुछ एक जो रजिस्टर्ड आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकते हो, तो 5 लाख का कवरेज देखने को मिलता है। ये तो थी अब तक की बात। अब यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं ना, वो कुछ इस तरह से चेंजेस हुए हैं कि यहाँ पर ना सरकार के द्वारा जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है ना, उनको यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ कवरेज दिया गया अबव द एज ऑफ 70 ईयर्स। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पर ना
कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस क्राइटेरिया एज का ही है। यहाँ पर कोई बंदा गरीब हो, मिडिल क्लास से हो या फिर अमीर हो, फर्क नहीं पड़ता। हर पर्टिकुलर मतलब अगर आपका क्लास स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता। एज अगर ग्रेटर देन 70 ईयर्स है ना, तो उनको यहाँ पर ये 5 लाख का एडिशनल कवरेज देखने को मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कोई फैमिली है जो ऑलरेडी आयुष्मान भारत के अंदर कवर्ड है, ठीक है, जो मैंने 12 करोड़ फैमिलीज का जिक्र किया, अगर मान लो ऑलरेडी वहाँ पे कवर्ड है, तो उनको पता क्या होगा, 5 लाख का एडिशनल कवरेज देखने को मिल जाएगा एल्डरली सिटीजन के लिए। प्लस एट द सेम टाइम अगर मान लो कोई ऐसी फैमिली थी जो ऑलरेडी कवर नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको फिर 5 लाख का कवरेज मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो यानी कि ना ये एडिशनल कवरेज है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी कोई कवर्ड है तो उसको नहीं मिलेगा, नहीं, उनको एडिशनल कवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, अगर आप ऑलरेडी किसी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो, जैसे आपका कुछ गवर्नमेंट स्कीम का या किसी और स्कीम का आप बेनिफिट ऑलरेडी ले रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी पुरानी स्कीम को कंटिन्यू करो या फिर इसके अंतर्गत आप यहाँ पे अपने आप को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। इसके माध्यम से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को मदद मिलेगी, यानी कि जो 4.5 करोड़ परिवार के अंदर जो 6 करोड़ सीनियर सिटीजन ना, उनको यहाँ पे मदद देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे इसके रिगार्डिंग, डेफिनेटली आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे क्या क्या चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इवन अगर आप बात करोगे ना, ये जो स्कीम वैसे लाई तो 2018 के अंदर गई थी, पर समय समय के ऊपर इसका एक्सपेंशन हमें देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 के अंदर आप नोटिस कर पाओगे तो 12 करोड़ परिवारों तक हम पहुंच चुके थे, राइट, जिसके अंदर आपके आशा वर्कर्स हो गए, आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हो गए, उनको भी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे कवरेज हमें देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज लाइव स्टॉक एंड सॉइल हेल्थ के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोगों ने ना सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में शायद सुना होगा, अगर नहीं सुना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ऑर्गेनिक मैटर तो समझते हो? ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का मतलब या सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का, जिसके अंदर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बाकी और एलिमेंट्स होते हैं, और ये आपका लिविंग और आपके जो डेड फॉर्म्स हैं जैसे डिकेड आपका ऑर्गेनिक मटेरियल, उसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, पर जब मैं बात करता हूँ ना सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो कार्बन कंपोनेंट है जो आपको सॉइल में पाया जाता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। आप पूछोगे फिर इतना क्या इंपॉर्टेंट है एसओसी की जो मैं बात कर रहा हूँ? देखो जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है ना, इसके माध्यम से आपके जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे आप नाइट्रोजन की बात कर लो, फॉस्फोरस की बात कर लो, सल्फर की बात कर लो, ये सब धीरे धीरे करके आपके मतलब इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का ना जो रिलीज होता है बहुत ही अपने आप में स्लो होता है, उसको वहाँ पे स्टोरेज की में भी यहाँ पे मदद करता है। इसके अलावा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होने की वजह से सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी मदद करता है, बेसिकली आपका जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कम करने के अंदर मदद करेगा, एंड साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के अंदर भी ये मतलब उसको टैकल करने के अंदर हमारी मदद करता है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर। ध्यान ये रखना, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन आपका सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का वो वाला कंपोनेंट है जो हम मेजर कर सकते हैं। बेसिकली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कार्बन कंटेंट होता है उसको ये रेफर करता है। चलो अच्छी बात है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन होगा तो दैट इज अ गुड थिंग। अभी यहाँ पर ना एक रिपोर्ट आई, जैसे आप नोटिस कर पाओगे, सॉइल एसोसिएशन एक्सचेंज के द्वारा। इस रिपोर्ट ने ये देखा कि कुछ ऐसे मान लो खेत हैं, ऐसे फार्म्स हैं जहां पर ना आप क्रॉप्स भी लगा रहे हो और लाइफ स्टॉक भी यूज कर रहे हो, दोनों का मिक्स है ना, तो यहाँ पर जो आपका है ना आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू वो वाले फार्म जहां पर आप केवल और केवल फसलें उगा रहे हो। यानी कि अगर आप एक तरह से इंटीग्रेट फार्मिंग कर रहे हो या मिक्स फार्मिंग कर रहे हो ना, वहां पर आपको सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। समझे? तो यानी कि ये जो फार्मिंग अगर आप कर रहे हो मिक्स फार्मिंग, दैट इज गुड। ये डेटा आपको याद नहीं रखना कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, पर आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन अगर मिक्स फार्मिंग के थ्रू ज़्यादा होता है वो आपके खेत के लिए बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज आपके लिए मैं 2 क्वेश्चंस लाया हूँ, दोनों के दोनों PYQs हैं। इनका दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। पहला क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू आपका घड़ियाल, बहुत आसान क्वेश्चन है, ईजी है, ठीक है, डेफिनेटली इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दूसरा आपका सामने होमवर्क रहेगा, दैट इज इस प्लांट के बारे में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान है, डेफिनेटली आप दोनों का आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक था होमवर्क अर्थ आर के बारे में, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में। देखो अर्थ आर जो था ना, बेसिकली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने स्टार्ट किया था 2007 के अंदर। अब होता क्या है ना, कई बार आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा आपके फेसबुक या आपके और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ना, कई बार आपको मैसेज आता है कि भाई आज रात को ना आपने अपनी घर की लाइटें बंद करनी है। क्यों क्यों करनी है भाई लाइटें बंद? कहीं ना दुनिया को हम अवेयरनेस क्रिएट करा पाए। होता पता क्या है, मार्च के महीने के अंदर जो आखिरी सैटरडे होता है ना,
उस दिन ना ग्लोबली जितने भी देश हैं दुनिया भर में, वो यहाँ पर अपने घर की लाइटें 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं रात के समय। इसके माध्यम से दुनिया भर में अवेयरनेस जाती है कि हमें क्लाइमेट चेंज को लड़ना है, हमें जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके अगेंस्ट लड़ना है। तो एक ग्लोबल सॉलिडारिटी दिखाने के लिए ना ये अर्थ आवर को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसको स्टार्ट किसने किया था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, ताकि एनवायरनमेंट कंजर्व कर पाए। तो ये जो बात कर रहा है यूनेस्को यूनेप की, ये बात अपने आप में गलत है। ये WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, उसका यहाँ पे आपका इनिशिएटिव देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि डेफिनेटली 1 घंटे के लिए आप लाइट स्विच ऑफ करते हो, दैट इज करेक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी इसके माध्यम से अवेयरनेस बढ़ती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला इनकरेक्ट था, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था आपका कोरोना, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के बारे में। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर नोटिस करने की कोशिश करना, जब मैं बात करता हूँ ना आपके सोलर एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर को, ये आपको यहाँ पे कोरोना देखने को मिल जाएगी, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हुई? कोरोना। उसके बाद अगर आप नोटिस करो, जो सरफेस ऑफ द सन होता है उसको हम जानते हैं फोटोस्फेयर के नाम से। ये देखो, ये सरफेस ऑफ द सन है, ठीक है। इवन अगर मैं बात करूं एक और लेयर के बारे में आपको जानना चाहिए, दैट इज क्रोमोस्फेयर, ठीक है। आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा भी होगा। जो क्रोमोस्फेयर होता है ना, वो सेकंड लेयर होती है सन के एटमॉस्फेयर की, जो कि आपके फोटोस्फेयर और कोरोना के बीच में आपको दिखाई देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता थी तो आप नोटिस कर पाओगे कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सन का कोर होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे ठीक है, पर दूसरा यहाँ पे आपका इनकरेक्ट था, इसीलिए ओनली 2 पेयर्स आर यहाँ पे करेक्ट। बात करें दोस्तों तीसरे क्वेश्चंस की, तीसरा क्वेश्चन था वाटर स्पाउट के बारे में। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देखने की कोशिश करना, ये है आपका वाटर स्पाउट। होता पता क्या है? एक लार्ज कॉलम ऑफ एयर होता है, जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो, और ये आपकी एक वाटर बॉडी के ऊपर इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो एक तरह से जैसे टॉर्नेडो नहीं होते, उसी का ही छोटा भाई मानते हैं इसको। और बहुत कम समय के लिए होता है, लगभग आपका 5 मिनट के आसपास ही होता है, मैक्सिमम ये 10 मिनट तक चला जाता है। तो होता क्या है कि जिन एरियाज के अंदर आपकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, प्लस आपका जो टेम्परेचर होता है वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है, उस केस में आपको वाटर स्पाउट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब पिछले टाइम्स के अंदर जो इटली का सिसिली है ना, वहाँ पर हमें यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ देखने को मिली वाटर स्पाउट की वजह से, जिस वजह से मुद्दा ये न्यूज़ में आ गया। तो अगर आप नोटिस करोगे, पहली जो बात यहाँ पे लिखी गई है ना, डेफिनेटली ये अपने आप में करेक्ट है। एंड सेकंडली जो बात कर रहा है कि आपके टॉर्नेडो से स्मॉलर साइज में होते हैं, ये बात भी करेक्ट है। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। बात करें दोस्तों हम ट्रू फॉल्स की, तो आज के डिस्कशन के इसके ऊपर कुछ आपके सामने ट्रू फॉल्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से सही कौन सा है एंड गलत कौन सा है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था सेंसस के बारे में, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो आपका रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन है उसके द्वारा कराया जाता है, दैट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो यस, ये भी अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। पर अगर मैं बात करूं इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट इन इंडिया की, तो होता क्या है ना कि जो बड़ी स्टेट्स होती हैं आपकी लोकसभा के लिए, वहां पर ये आपका 95 लाख आपको एक्सपेंडिचर लिमिट देखने को मिलती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।